हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी तैयारी को सभी लोग अच्छी तरह कर रहे होंगे। बच्चों, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व किया। उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने लगाया। उसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर के आए हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनकी आप लोग प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं और पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक एल लंबाई का एक तार जिसका क्षेत्रफल ए और प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर दोगुनी लंबाई का तार बनाया गया है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ए वायर ऑफ लेंथ एल हुज एरिया इज ए, ऑन स्ट्रेचिंग इट्स वायर दिस वायर सच एज इट्स लेंथ बिकम डबल। इस तार को ऐसे खींचा गया कि इसकी लंबाई कितनी हो गई? दोगुनी। आपसे पूछा है तार का नया रेजिस्टेंस बताएं। आप लोगों को बच्चों मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि किसी भी वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, न्यू रेजिस्टेंस अगर आपको वायर का पता करना हो, तार का अगर आपको नया प्रतिरोध पता करना हो, तो फार्मूला होता है आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। एन क्या होता है? तार को जितना खींचा जाए उसको हम लोग एन बोलते हैं। तो यहां पर एन को दुगनी लंबाई तक खींचा तो 2 का स्क्वायर आर। दैट मीन्स क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया बच्चों? आर डैश इज इक्वल टू 4R। तो तार का जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 4R। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कर लें सभी लोग। किसी भी वायर को खींचने पर जब उसको दोगुनी लंबाई तक खींचा, ट्वाइस लेंथ तक खींचा, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस आया वो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। एन की जगह हम लोगों ने वैल्यू को क्या रख दिया? 2। तो क्वेश्चन का सही फार्मूला आ गया आर डैश इज इक्वल टू 4R। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें। एक चालक तार जिसकी लंबाई L और त्रिज्या R है, इसे R/2 त्रिज्या के तार में खींचा जाता है, तो चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ट्राई करें सभी लोग। एक चालक तार जिसकी लंबाई L और रेडियस R, इसे R/2 त्रिज्या के वायर में खींचा गया, इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? ट्राई करें। आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ रिलेशन। सभी लोग याद करें, प्रतिरोध का त्रिज्या के साथ संबंध होता है R प्रोपोर्शनल 1/R की पावर 4। कैपिटल R को वायर का रेजिस्टेंस, स्मॉल r को रेडियस बोला जाता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो R1/R2, R2 की पावर 4/R1 की पावर 4, देयरफॉर R1/R2। R2 की पावर 4 की अगर आप बात करोगे तो R/2 रेडियस, देयरफॉर R/2 की होल पावर 4/R की होल पावर 4। 1/2 की पावर 4 1/16, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 इज इक्वल टू आएगा 16R1। इसका मतलब ये हुआ कि तार का जो नया रेजिस्टेंस होगा वो ऑप्शन नंबर ए 16R। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 16R। ये भी फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का त्रिज्या के साथ संबंध, रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस विद रेडियस, कैपिटल R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल 1/R की पावर 4। किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी त्रिज्या के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस आधार पर हम लोगों ने जब फार्मूले को अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया? R1/R2 इज इक्वल टू R2 की पावर 4/R1 की पावर 4। नोट कर लीजिए। सॉल्व हो गया बच्चों, रब कर दिया जाए तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले से 16 गुना R2 इज इक्वल टू 16R1। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें क्या कह रहा है? तांबे के 3 तारों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:3:5 है और इनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3:1 है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ 3 वायर्स आर 1:3:5 and ratio of their length are 5:3:1, then find the ratio of their distances। कैसे क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे? याद है आप लोगों को? ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन को रफ कर दिया जाए। हम लोगों को रिलेशन चेक करना है रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द वायर, प्रतिरोध का लंबाई के साथ संबंध और रेजिस्टेंस का मास के साथ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? R प्रोपोर्शनल L² बाई M।
ये रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का लंबाई के साथ और मास के साथ। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करें, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2 और L3 स्क्वायर अपॉन M3। ठीक है, इसमें वैल्यू को आप जब पुटअप करोगे तो आपको लेंथ का रेशियो कितना दिया है, द्रव्यमानों का अनुपात इतना और लंबाइयों का 5, 3, 1, तो 5 का स्क्वायर, और पहला मास कितना है 1, रेशियो दूसरा है 3 का स्क्वायर, मास का रेशियो कितना है 3, और तीसरा क्या है 1 का स्क्वायर, ये लेंथ है, और मास का रेशियो क्या दिया है 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 25 रेशियो 1, फिर ये कितना आया 3/1, और फिर ये कितना आया 1/5। आप एलसीएम लोगे क्या आएगा 5, ऊपर कितना आएगा 125, फिर कितना आएगा बच्चों 15, और फिर कितना आएगा 1। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया 125:15:1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नोट कर लें, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लेंथ का रेशियो दिया हो और मास का रेशियो दिया हो, ठीक है, तो आप लोग फार्मूले को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई M1, L2 स्क्वायर बाई M2 और L3 स्क्वायर अपॉन M3। कर लें क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का, जिसमें लंबाई का अनुपात और साथ में आपको दिया जाता है मास का रेशियो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ध्यान से पढ़ें, वह ताप जिस पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का 3 गुना होगा। कह रहा है दैट टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 3 टाइम्स देन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको अल्फा की वैल्यू क्या दी है, अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों दी है 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। सभी लोग जानते हो फार्मूला, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है, RT इज इक्वल टू R0 1 + αT। ये फार्मूला होता है प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, RT इज इक्वल टू R0 1 + αT। यहां से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, RT अपॉन R0 को एक साइड कर लिया और यहां पर लिखा 1 + αT। अब आप लोग ध्यान दें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है वह टेम्परेचर जिस पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का कितना हो जाए, 3 गुना। तो कैसे करोगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस को हम लोग R0 को R लेट कर लें, तो उसने आपसे बोला कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पर रेजिस्टेंस 0 डिग्री का 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का 3 टाइम्स हो, दैट मीन्स RT इज इक्वल टू 3R। इस वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर रख दें तो RT की जगह 3R, R0 की जगह R, 1 + अल्फा की वैल्यू हमारे पास में दी गई है 4 × 10⁻³ और स्मॉल t हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से 3 इज इक्वल टू 1 + 4 × 10⁻³ × t। यहाँ से आप पूरी कैलकुलेशन को कर लें, वो अननोन टेम्परेचर कितना आएगा 500 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा 500 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लें क्वेश्चन को, फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप लोग जरूर तैयार कर लें। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू R0 1 + αT। अल्फा को आप लोग क्या बोलते हो, प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और R0 को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायर का रेजिस्टेंस। तो पूरा फार्मूला क्या बना, RT इज इक्वल टू R0 1 + αT। यहाँ से स्मॉल t को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें, 3 चालकों की चालकताएं G1, G2 और G3। नोट कर लिया, हटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 चालकों की चालकताएं, चालकताओं को क्या बोलते हो, कंडक्टिविटीज। कंडक्टिविटीज आर 3 वायर्स आर G1, G2, G3। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन वायर्स को सीरीज में जोड़ें तो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो R इज इक्वल टू होता है 1/G। याद है फार्मूला। इसी प्रकार जो पहला वाला वायर है उसके लिए रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, R1 इज इक्वल टू 1/G1। दूसरे वाले वायर के लिए रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल टू 1/G2।
और तीसरे वाले वायर के लिए रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, R3 इज इक्वल टू 1/G3। अब तीनों वायर्स को बच्चों किसमें लिया गया है, सीरीज में। याद करिए आप लोग फार्मूला पढ़ते थे कि अगर तारों को सीरीज में जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम लोग यहां पर इन वैल्यूज को रखें तो R की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, नेट कंडक्टिविटी 1/G, R1 की जगह 1/G1, R2 की जगह 1/G2, R3 की जगह 1/G3। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो G1 G2 G3, G1 से G1 कैंसिल तो क्या आएगा G2 G3, G2 से G2 कैंसिल तो क्या आएगा G1 G3, और उसके बाद G3 से G3 कैंसिल तो प्यारे बच्चों क्या आएगा G1 G2। और अगर आप यहां से नेट कंडक्टिविटी की बात करें तो G इज इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा, G1 G2 G3 अपॉन G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G1 G2, G1 G3, G1 G2 G3, G1 G3, G1 G2 करेक्ट है, G1 G2 G2 G3, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं G1 G3। तो आपकी नेट कंडक्टिविटी जो सीरीज में बन करके आएगी, श्रेणी क्रम में जो नेट चालकता बनेगी, उसके लिए हमको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, G1 G2 G3 और अपॉन G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G1 G3। तो आप लोग देख लें ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ABCD, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है जो इसको मैच करे, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अगर हमारे पास कई वायर्स लिए जाएं और उनकी कंडक्टिविटीज को हम लोग सीरीज में निकाल कर ऐड करें तो उनका नेट फार्मूला आता है G1 G2 G3 अपॉन G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G1 G3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ देम। नोट कर लें क्वेश्चन को। सभी लोग मन लगा करके तैयारी करें एग्जाम की, सारे प्रैक्टिस सेट्स पिछले देख करके उनका रिवीजन करें और नोट्स को लगातार बनाते रहें। बहुत जल्दी आपके सामने ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिनमें पूरी यूनिट के क्वेश्चन एक साथ दिए होंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिट का हो सकता है। तब तक आप लोग इसको अभी तैयार करें, फिर आपको जल्द ही वो वाले वीडियोस भी मिलेंगे। नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। याद है सभी लोगों को, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी। याद है, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते थे। और याद करिए रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो रो होता है वो पदार्थ की प्रकृति है, इसलिए रो का मान कभी भी तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। रो इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर। रो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। रो का मान पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो सवाल का आंसर है ए। आंसर है ताप बढ़ाने पर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे रो का मान भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर रो का मान बढ़ता है। किसके लिए, चालक तारों के लिए। तो किसी भी चालक तार जैसे तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कोई भी वायर हो जो कंडक्टर है, उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ध्यान दें, धातु के दो तारों का VI ग्राफ बना हुआ है। T1 और T2 में सही रिलेशन क्या होगा। याद है आप लोगों को, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता था। याद करें, याद आया सभी को। ओम का नियम कहता था V बराबर IR। यहां पर Y एक्सिस में क्या लिया गया है, वोल्टेज, और X में क्या लिया गया है, करंट। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप V बराबर IR में Y अक्ष में वोल्टेज और X में आप करंट को लोगे तो जो सरल रेखा की ढलान होगी, स्लोप ऑफ लाइन, जिसको बोलते हो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये रेजिस्टेंस के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होगी। तो अगर ताप T1 का ग्राफ देखें तो इसकी स्लोप ज्यादा है किसकी तुलना में, T2 की तुलना में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो T1 पर रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा R1 किसके कंपैरिजन में, R2 के कंपैरिजन में। और जब R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा, तो सभी लोग जानते हो चालकों के लिए R प्रोपोर्शनल T, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसका सीधा सा आशय हुआ कि T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि R1 is greater than R2, therefore we can say that
T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ताप T1 का मान ताप T2 के मान से अधिक होगा। सभी को समझ में आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट में v और x में i हो तो जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा की जो ढलान होती है वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बताती है। और अगर यहां पर होता वोल्टेज x एक्सिस में और y में क्या होता करंट, तो स्लोप क्या बताती बच्चों, कंडक्टिविटी, जिसको कहते हो चालकता। इस बात को आप जरूर याद करिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर y कोऑर्डिनेट में वोल्टेज, x में करंट, तो प्रतिरोध होता है R बराबर tan थीटा, और जो चालकता होती कंडक्टिविटी वो G बराबर cot थीटा। और अगर x एक्सिस में क्या हो वोल्टेज और y में हो करंट, तो सरल रेखा की ढलान जो होगी tan थीटा वो चालकता होगी, कंडक्टिविटी G, और जो रेजिस्टेंस होगा R वो होगा cot थीटा। क्लियर। तो यहां पर उसने कहा था कि T1 T2 में से कौन बड़ा होगा, तो जिस वायर का रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस किसका बड़ा है, T1 के लिए, देयरफॉर T1 इज ग्रेटर देन T2, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें। सभी को क्वेश्चन बच्चों समझ में आ रहे हैं, आप इनका रिवीजन करते रहें। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार लेकर के हम लोग नए नए वीडियोस में आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होती रहे। जल्दी से नोट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे इस समय देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप तक जैसे ही पहुंचें तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तैयारी को सभी लोग बहुत अच्छी तरह करते रहें, समय का सदुपयोग करें। जल्दी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं B और C के बीच वैद्युत विभवांतर आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है हम लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। अगर आप बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको एक बात इसमें क्लियर हो रही है कि ये एक व्हीट स्टोन अरेंजमेंट है, P, Q, R और S, तो 4/2 इज इक्वल टू 10/5, 4/2 इज इक्वल टू 10/5, तो यहां भी कितना आ गया 2, यहां भी कितना आ गया 2। P/Q इज इक्वल टू R/S से ये बैलेंस ब्रिज है, और अगर कोई ब्रिज बैलेंस हो तो विकर्ण में यानी डायगोनल में किसी भी करंट का फ्लो नहीं होता, यानी BD में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम लोगों ने एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया। ठीक, ये व्हीट स्टोन अरेंजमेंट हो गया। BD को हमने यहां से हटा दिया, धारामापी को, गैल्वेनोमीटर को, यहां पर लिखा 4 ओम, यहां पर लिखा 2 ओम, यहां पर लिखा बच्चों 10 ओम, यहां पर लिखा 5 ओम। ध्यान से समझिएगा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट C। टोटल करंट हमारे पास में है 7 एम्पियर। इसके हमने दो पार्ट कर दिए, AB वाली ब्रांच में करंट को भेज दिया I1 और AD वाली ब्रांच में करंट को भेज दिया I2। ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी। टोटल करंट कितना है 7 एम्पियर, इसके दो पार्ट हो गए I1 और I2। I1 हो गया 4 एम्पियर में, I2 हो गया 10 एम्पियर में। अब चूंकि जो यहां पर कोई करंट का डिवीजन नहीं होगा पॉइंट B और पॉइंट D पर, तो जो करंट I1 जा रही है 4 एम्पियर 4 ओम में, वही 2 ओम में, तो यहां पर भी करंट I1 होगी, और ये I2 जा रही है 10 ओम, तो यहां पर भी करंट क्या होगी, I2 होगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ध्यान दें, अगर हम लोग यहां पर किरचॉफ का संधि का नियम लगाएं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको किरचॉफ करंट लॉ कहते हो, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, तो आपको पता चल रहा है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 7। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया ना। I1 और I2 दोनों को जोड़ करके 7 के बराबर कर दिया। और अगर आप यहां पर देखो तो करंट है 2I1 और इसमें है 5I2, और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, तो दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी 2I1 इज इक्वल टू 5I2। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। तो 2 ओम में धारा I1 है, 5 ओम में I2 है, तो डायरेक्ट कर दिया 2I1 इज इक्वल टू 5/2। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, हम बराबर कर सकते हैं। यहां से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोगों ने I2 की वैल्यू को निकाला, तो I2 इज इक्वल टू आया 2I1/5, और इस वैल्यू को यहां रख दिया, तो I1 प्लस 2I1/5 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहां पर ये कितना आ गया 7I1 इज इक्वल टू 7 × 5,
तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5 एम्पियर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने बी और सी के बीच विभवांतर को निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए पहले बीसी में हम लोगों ने धारा को निकाल लिया। तो बीसी में वैद्युत धारा I1 का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। अब हमको निकालना है बी और सी के बीच विभवांतर। तो ओम्स लॉ VB माइनस VC इज इक्वल टू I इंटू आर। आई की जगह I1, तो I1 हमारे पास कितना आया है 5, और R की जगह रेजिस्टेंस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है 2। तो VB माइनस VC इज इक्वल टू कितने वोल्ट आ गया बच्चों 10 वोल्ट आ गया। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट। कर लें क्वेश्चन को। बिंदु बी और सी के बीच वैद्युत विभवांतर कितने वोल्ट होगा बच्चों 10 वोल्ट होगा। सभी को समझ में आ गया। ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस से हम लोगों ने डायगोनल विकर्ण को हटा दिया, और उसके बाद में P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस से I1 की वैल्यू को निकाल लिया, और I1 की वैल्यू जब आ गई तो V इज इक्वल टू आई आर, आंसर को फाइंड आउट कर लिया। नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का प्रायोगिक मात्रक ओम है जिसका मान बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड 1 ओम इज इक्वल टू, तो सभी लोग याद कर लें जो 1 ओम होता है ये बराबर होता है 10 की घात 9 EMU के। तो क्वेश्चन का सही आंसर है 1 ओम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9 EMU। इसको याद कर लें, 1 ओम का मान 10 की घात 9 EMU के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, अतिचालकों की चालकता। अतिचालकों को क्या बोलते हो सुपर कंडक्टर। अतिचालकों को बच्चों क्या बोला जाता है सुपर कंडक्टर। और जितने भी सुपर कंडक्टर होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनका प्रतिरोध शून्य होता है। इसको आप लोग कहीं नोट कर लें। फॉर सुपर कंडक्टर्स, जितने भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस 0 होता है, और जब इनका रेजिस्टेंस 0 होगा तो इनकी जो चालकता होती है कंडक्टिविटी, इसका बच्चों फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू L अपॉन रो इंटू ए। कंडक्टिविटी होती है G इज इक्वल टू 1/R। तो जब आप यहां पर R की वैल्यू को रखोगे 0 तो चालकता का मान बच्चों क्या आएगा इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लें कि जितने भी सुपर कंडक्टर होते हैं अतिचालक, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है 0 और उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है इनफाइनाइट। नोट कर लें कॉपी में। अर्धचालकों का प्रतिरोध 0 और चालकता अनंत होती है। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी से नोट करें। अतिचालकों का प्रतिरोध 0 और चालकता अनंत होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में टॉप 10 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स हम लोग लेकर के आए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन ना समझ में आए हों वो लोग पहले पिछले वीडियो को जाकर के रिवीजन करें, उसमें भी रेजिस्टेंस की कई प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस किया है, तब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इसी प्रकार आप लोग मन लगा करके अपनी तैयारी को करते रहें। सारे क्वेश्चंस के आप वीडियो के सॉल्यूशन बनाते रहें, इनके नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी को मन लगा करके करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस को लेकर हम लोग जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छी तरह करते रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।